अस्सलाम वालेकुम। सिटी पब्लिक लाइब्रेरी मस्जिद शागुल सदर बाज़ार दिल्ली 6 से मैं मोहम्मद जावेद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से गुजारिश कि इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल की रीच बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। आज जिस मुजाहिद आज़ादी को हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं वो है मोहम्मद करीम छागला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MC छागला या मोहम्मद अली करीम छागला हिंदुस्तान के न सिर्फ मशहूर तरीन माहिरीन कानून में से एक थे बल्कि तहरीक आज़ादी के एक अहम रहनुमा भी थे। इन्होंने हिंदुस्तान में दो कौमी नज़रिए की पुरजोर मुखालफत की और कहीं कहीं तो वो इस मुखालफत में अपनी इस्लामियत को भी कुर्बान करते हुए नज़र आए। एक ज़बरदस्त माहिर कानून होने के साथ साथ वो बेहतरीन जज भी थे और एक लंबी मुद्दत तक मुंबई हाई कोर्ट के जज और चीफ जस्टिस भी रहे। बाद में इनको हुकूमत हिंद में एक अहम वजारत की जिम्मेदारी भी दी गई और अमेरिका में हिंदुस्तान के सफ़ीर भी बनाए गए। एक अहम बात यह है कि इन्होंने बज़ात खुद सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की ऑफ़र को ठुकरा दिया। मोहम्मद अली करीम छागला की पैदाइश 30 सितंबर 1900 में मुंबई के एक मशहूर व मारूफ शिया ख़ानदान में हुई थी। इनके ख़ानदान का शुमार बम्बई के मुमताज़ ताजिरों में होता था। इब्तदाई तालीम सेंट जेवियर स्कूल और फिर इसी से मुंसलिक सेंट जेवियर कॉलेज में हुई। ये कॉलेज अब भी शहर का मुमताज़ तरीन कॉलेज है। आला तालीम के लिए छागला ऑक्सफोर्ड गए जहाँ लिंकन कॉलेज में इनका दाखिला 1922 में हुआ। वहाँ से वापस आते ही मुंबई हाई कोर्ट में कानून की प्रैक्टिस शुरू की। मोहम्मद करीम छागला को इब्तदाई से बेहतरीन वकला और कानून दां हजरात के साथ मिलकर काम करने का मौका मिला। वक्त के मशहूर तरीन वकला सर जमशेद कांगा और मोहम्मद अली जिन्ना, जिनका इस वक्त पाकिस्तान या तहरीक पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं था, के साथ छागला को काम करने का मौका मिला। इस वक्त जिन्ना एक कौम परस्त लीडर और कांग्रेस के हिमायती के तौर पर जाने जाते थे। V.R. कृष्णा अय्यर छागला के बारे में मशहूर अंग्रेज़ी अखबार द हिंदू में रकम तराज हैं। MC छागला एक ज़बरदस्त कानूनदां, बेहतरीन जज, काबिल एम्बेसडर और आजमूदा वज़ीर होने के अलावा भी बहुत कुछ थे। वो एक हरफन मौला शख्सियत के मालिक, ज़बरदस्त सेकुलर इंसान, हर तरह से बासलाहियत, हुब्बुल वतन, हर एक से मोहब्बत करने वाले और ऐसे अबकरी शख्स थे जो हमारी ज़मीन पर सदियों में पैदा होते हैं। एक जज की हैसियत से इन्होंने इंसाफ को जिला बख्शी और कानून व इंसानियत से करीब तर लाए। इंसानियत से मोहब्बत का जोश और हमेशा मौजूद रहने वाली हमदर्दी ना सिर्फ मुंबई हाई कोर्ट के जजों में नदारत थी और ना ही कहीं और पाई जाती थी। छागला बेहतरीन जहन और दिमाग और बेदाग किरदार के मालिक थे। इन्होंने बम्बई की अदालत में इस वक्त के बेहतरीन वकील मोहम्मद अली जिन्ना के तहत काम करना शुरू किया। बाज़ लोगों को ये बात हज़म नहीं होती कि छागला जैसा सनातन मुसलमान भी बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना के साथ काम कर सकता है। एक तरफ तो वो शख्स था जो पाकिस्तान का बानी था और दूसरी तरफ वो था जिसको हिंदुस्तान का सेकुलर तरीन शख्स समझा जाता था। इस बात को दोबारा वाज़ेह करना ज़रूरी है कि पिछली सदी की दूसरी या तीसरी दहाई तक भी जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान या फ़िक्र पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं था। वो छागला से भी ज़्यादा सेकुलर, शराब व कबाब के शाइक थे। कभी वो मज़हब से करीब ही नहीं हुए। छागला ने जिन्ना से इस वक्त तमाम ताल्लुकात मुनक़ते कर लिए जब जिन्ना ने पाकिस्तान का और इससे पहले दो कौमी नज़रिए का राग अलापना शुरू किया। छागला को मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत का नारा कभी नहीं भाया और दो कौमी नज़रिए की गुमराह कुन फ़िक्र से तंग आकर छागला ने मुस्लिम नेशनलिस्ट पार्टी की बुनियाद डाली। लेकिन छागला की तमाम तर कोशिशों के बावजूद इनकी पार्टी को मुंबई में अवामी मकबूलियत हासिल नहीं हुई और कुछ दिनों के बाद इन्होंने खुद ही दम तोड़ दिया। मोहम्मद अली
کریم چھاگلا ہندوستان پر برطانوی سامراج کے ظلم و ستم کے مخالف اور اس کی مذمت کرنے میں پیش تھے۔ وہ برطانوی سامراج کی مخالفت کرنے میں نہ تو کبھی ڈرے اور نہ ہی شرمسار ہوئے۔ جیسے جیسے بطور وکیل چھاگلا کی شہرت پھیلی اور ان کو قبول عام حاصل ہوا، ان کو گورنمنٹ لاء کالج بمبئی میں 1927 میں قانون کا پروفیسر بنا دیا گیا۔ یہاں پر چھاگلا کو ایک عظیم شخصیت بابا بھیم راؤ امبیڈکر کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا۔ امبیڈکر کو بابا قانون ہند کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ چھاگلا کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جناح کے ساتھ کام کرنے کے دوران ان کو زبردست غربت کے عالم میں کام کرنا پڑا، لیکن اس محنت اور مشقت کا بہترین صلہ چھاگلا کو 1941 میں ملا جب ان کو بمبئی ہائی کورٹ کا جج مقرر کیا گیا۔ 7 سال کے بعد ان کو اسی عدالت کا چیف جسٹس بھی منتخب کر لیا گیا اور وہ تقریباً 1 دہائی تک اسی عہدے پر سرفراز رہے۔ ان کی زندگی کا ایک پہلو جس کی تعریف ان کے حامی اور ناقدین دونوں کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ چھاگلا کبھی بھی حکومت پر تنقید کرنے اور اس کی غلط پالیسیوں پر اعتراض کرنے سے نہ تو کبھی جھجکے اور نہ کبھی ڈرے۔ انہوں نے تنقید سے پہلے کبھی نہیں سوچا، ایک لہجے کو بھی نہیں، کہ اس تنقید سے ان کی جان کو یا ان کی نوکری کو کسی طرح کا کوئی نقصان ہوگا یا وہ نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ جیل کی تعذیب سے بھی ان کو کبھی کوئی ڈرا نہیں سکا۔ چھاگلا کی زندگی پر ان سے بہتر شاید کوئی دوسرا روشنی نہ ڈال سکے۔ اپنی خود نوشت روزز ان دسمبر میں لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں زمین میں 3 چیزوں کا ہمیشہ سے قائل رہا ہوں اور ان کی پیروی کی ہے۔ یہ 3 چیزیں میرا بنیادی موقف رہی ہیں جن میں اپنی زندگی میں کبھی نہیں ہٹا ہوں اور نہ ہی میں نے ان کے بارے میں کبھی سمجھوتا کیا ہے۔ وہ ہیں اتحاد، سیکولرزم اور ڈیموکریسی۔ میں فرقہ واریت اور بانٹنے والے عناصر سے واقف ہوں، لیکن میری نظر میں یہ سب سے اصل ہیں۔ ابتدا ہی سے میرا یقین کامل رہا ہے کہ ہندوستان کا ایک رہنا ہندوستان کی قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ اس کو جاننے کے لیے ایشیا کے نقشے پر صرف ایک نگاہ ڈال لینا ہی کافی ہے۔ شمال میں ہمالیہ اور جنوب مشرق اور مغرب میں نہ ختم ہونے والا سمندر۔ ہندوستان دیکھنے میں الگ اور دوسرے ملکوں سے ممتاز نظر آتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ خدا بھی چاہتا ہے کہ ہندوستان ایک ملک رہے، تقسیم کے بغیر۔ چھاگلا آگے لکھتے ہوئے کہتے ہیں، اس کے علاوہ ہندوستان میں ایک عجیب سی ہندوستانیت پائی جاتی ہے۔ یہ پیدا کردہ ہے اس تعلق کے امتزاج کا جو اس ملک کی مختلف اقوام اور نسلوں کے ایک ساتھ رہنے کے نتیجے میں پیدا ہوا۔ یہ نسلیں کئی صدیوں سے ایک ساتھ رہی ہیں۔ ہمارے آرین آباء و اجداد ایک تہذیب ہم تک پہنچی ہے۔ یہ ایک ہندوستانیت کا عنصر ہے جو معمولی اختلافات کو یوں ہی ختم کر دیتا ہے، حالانکہ دور سے اختلافات اس وحدانیت کو نقصان پہنچانے والے محسوس ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہندوستان کی 6 کروڑ کی مضبوط مسلم کمیونٹی بھی ان روایتوں کے امین اور پاسدار ہے جو دوسری نسلوں میں پائی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک میں 90% سے زیادہ مسلمان ہندوؤں سے مسلمان بنے تھے۔ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ہندوستان اور مسلمان صدیوں سے دوستی اور ساتھیوں کے مانند ہندوستان میں ساتھ ساتھ رہتے آئے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کے مذہبی تہواروں میں شریک ہوئے ہیں اور بہت سے مشترکہ صوفی بزرگوں کی پیروی بھی کرتے ہیں۔ ان صوفی بزرگوں پر دونوں ہندو اور مسلمان یکساں یقین اور اعتماد رکھتے ہیں۔ جب محمد کریم چھاگلا ممبئی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی حیثیت سے ریٹائر ہوئے تو ان کو امریکہ میں ہندوستان کا سفیر نامزد کیا گیا۔ اس ذمہ داری کو انہوں نے 1958 سے 1961 تک نبھایا۔ وہ عالمی عدالت برائے انصاف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے کارگزار جج 1957 سے 1959 تک رہے۔
यूनियन गवर्नमेंट में इनको कैबिनेट मिनिस्टर बराए तालीम नामजद किया गया और वो 1963 से 1966 तक इसी पोस्ट पर रहे। 1966 से 1967 के दरमियान मरकज़ी वज़ीर बराए ख़ारजा भी रहे। मशहूर मुसन्निफ़ माहिर क़ानून और महाराष्ट्र के एडवोकेट जनरल HM शेरवाई छागला के बम्बई हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के ओहदे से रिटायरमेंट के मौके पर एक तकरीब में इनकी तारीफ़ करते हुए कहते हैं, ये पूरी अदालत मैं तमाम वकला के इस वक्त मौजूद है ताकि मौक़िर चीफ जस्टिस के लिए जज्बात शुक्र को वाज़ेह करे। हम में से हर एक इनके लिए उल्फत व मोहब्बत के जज्बात रखता है। हम में से हर एक इन पर वजह तौर पर फ़ख्र करता है और चीफ जज और चीफ जस्टिस के तौर पर इनकी हुसूलियाबियों से हैरत ज़दा है। मैं इस अदालत और इसके वकला की जानिब से बोलते हुए फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ। अगर मैं आप लोगों के साथ वो बातें बांटना चाहूँ जो हमारे दिल में हैं तो मुझे पता भी नहीं चलेगा कि इब्तिदा कहाँ से करूँ। अर्ल ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड एस्क्विथ के अल्फाज को मुस्तार लेते हुए मैं कहूँगा कि जज की हैसियत से जनाब ने हमेशा अपने साथ ज़बरदस्त इफ़्कार, बड़ी हुसूलियाबियों और कामयाबियों को और बड़ी बड़ी नाकामियों को अपने साथ और अपने सामने रखा है। आप वकील की हैसियत से काम करते हुए न सिर्फ अजीम दिमाग साथ लाए बल्कि एक बड़ा दिल और इन इक़्तिदार को साथ लाए जो आपके लिए जज की हैसियत से काम में ममदो मुआविन साबित हुआ। कानून के प्रोफेसर की हैसियत से काम आए और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में जिम्मेदारियों की अदायगी के दौरान काम आए। HM शेरवाई ने इस पर बस नहीं किया। आगे बोलते हुए इन्होंने कहा, 1941 में आपको जज बनाने के फैसले पर किसी को भी हैरत नहीं हुई। इस वक्त आपने एक ऐसे अदालती कैरियर की इब्तिदा की जिसकी मिसाल मेरे सामने तो नहीं मिलती, और जब आपको मुंबई हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया तो पूरी अदालत आपकी शख्सियत से मुतासिर और मशहूर हो गई। मैं इस सहर अंगेज़ असर के बारे में इतना कह सकता हूँ कि आपकी पूरी कोशिश थी कि जिस अदालत के आप चीफ जस्टिस बनाए गए हैं इसमें अदालती ताकत या इसकी सख्ती पर ज़ोर नहीं होना चाहिए बल्कि इसकी शिफायाबी की खूबी और इसके बचाने और हिफाजत करने की ताकत पर ज़ोर होना चाहिए। आपका ख्याल था कि इंसाफ एक गैर महबूब चीज़ हो जाएगी अगर रहम व करम को इससे अलग कर दिया जाए। वकला और अदालत के लिए ये चीज़ कभी भी जहन व दिमाग से गायब नहीं हुई। आपके चेहरे पर हर एक के लिए हमेशा मुस्कुराहट रखसा रही, किसी के लिए गुस्सा कभी नहीं देखा गया। आपने हमेशा हर एक शख्स को खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन ये सब हरगिज़ मुमकिन ना होता अगर आप में खुद डिसिप्लिन की कमी होती या फिर आपके दिल में इंसानियत बसी हुई ना होती। छागला ने सुप्रीम कोर्ट का जज बनने से इनकार कर दिया और बम्बई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को इस पर फौकियत दी। 1949 में फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट बना, के चीफ जस्टिस सर हीरा लाल ने इनको दावत दी कि वो फेडरल कोर्ट ज्वाइन कर लें। इसका 26 जनवरी 1950 में सुप्रीम कोर्ट बनना तय था। सर हीरा लाल ने जस्टिस छागला को मुखातिब करते हुए कहा, अजीज़ तरीन छागला, फेडरल कोर्ट को बढ़ाना और इसमें इजाफा करना है। मैं चाहता हूं कि आप बताएं, क्या आप पसंद करेंगे कि आपके नाम पर 26 जनवरी से पहले गौर किया जाए? तारीख़ी वजूहात की बिना पर कानून को 26 जनवरी 1950 से नाफिज होना था। इसी तारीख को फेडरल कोर्ट के तमाम जज खुद ब खुद सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाएंगे, लेकिन छागला ने यह ऑफ़र बगैर किसी हिचकिचाहट के ठुकरा दी। मोहम्मद अली छागला का इंतकाल 9 फरवरी 1981 में हुआ।
انا للہ و انا الیہ راجعون۔